राष्ट्रवाद, ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सबने सुना है ना? अक्सर जब भी ये शब्द आता है तो दिमाग में देशभक्ति, तिरंगा और देश के लिए जान देने जैसी बातें आती हैं। पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए आज इस बहुत ही शक्तिशाली विचार की गहराई में उतरते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये सिर्फ पत्थर का एक स्मारक नहीं है। ये उन लोगों के सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने राष्ट्र के नाम पर अपनी जान तक दे दी। ये हमें उस गहरी निष्ठा और समर्पण की याद दिलाता है जो राष्ट्रवाद की भावना जगा सकती है। तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये विचार है क्या? ऐसी कौन सी ताकत है इसमें जो लोगों को इतना बड़ा बलिदान देने के लिए प्रेरित करती है? आइए इस दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रवाद को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसका एक दोहरा चरित्र है। ये एक ऐसी ताकत रही है जो एक ही समय पर जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। देखिए, एक तरफ तो राष्ट्रवाद ने 19वीं सदी में यूरोप की छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर जर्मनी और इटली जैसे बड़े बड़े देश बना दिए। इसी भावना ने भारत जैसे देशों को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यही राष्ट्रवाद बड़े बड़े साम्राज्यों के टूटने की वजह भी बना और ना जाने कितने खूनी संघर्षों और युद्धों का कारण भी रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर एक राष्ट्र बनता कैसे है? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर राष्ट्र में एक जैसी होती हैं? चलिए कुछ आम धारणाओं को परखते हैं और देखते हैं कि उनमें कितना दम है। अक्सर लोगों को लगता है कि एक राष्ट्र के लोगों की भाषा भी एक ही होती है, पर क्या ये बात सच है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कनाडा को ही देख लीजिए, वहाँ अंग्रेजी और फ्रेंच बोलने वाले लोग एक साथ एक देश का हिस्सा हैं। और अपने देश भारत की तो बात ही क्या, यहाँ तो इतनी सारी भाषाएं और बोलियां हैं। तो ये तो साफ है कि सिर्फ एक भाषा से राष्ट्र नहीं बनता। अच्छा, तो भाषा नहीं तो शायद एक जैसा धर्म या एक ही नस्ल के लोग मिलकर एक राष्ट्र बनाते होंगे। ये धारणा भी पूरी तरह से सही नहीं है। दुनिया के ज़्यादातर देशों में आपको अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग संस्कृतियों और नस्लों के लोग एक साथ रहते हुए मिल जाएंगे। तो कोई भी देश सिर्फ एक धर्म या एक नस्ल पर आधारित नहीं हो सकता। तो फिर राष्ट्र है क्या? असल में राष्ट्र सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, इसे एक काल्पनिक समुदाय कहा जा सकता है। अब काल्पनिक का मतलब ये नहीं कि ये झूठा या नकली है, इसका मतलब है कि ये अपने लोगों के कलेक्टिव बिलीफ यानी सामूहिक विश्वास और कल्पना में बसता है। हम सब एक दूसरे को जानते नहीं हैं, पर फिर भी एक होने का एहसास रखते हैं। यही वो अदृश्य धागा है जो करोड़ों लोगों को एक साथ बांधे रखता है। तो अगर सिर्फ भाषा, धर्म या नस्ल ही राष्ट्र का आधार नहीं है, तो फिर वो कौन सी चीजें हैं जो एक राष्ट्र को बनाती हैं? जानकार इसके 4 मुख्य स्तंभों की बात करते हैं। ये 4 स्तंभ हैं। पहला, साझा विश्वास, मतलब ये यकीन कि हम सब एक हैं। दूसरा, एक साझा इतिहास जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। तीसरा, एक तय भौगोलिक क्षेत्र जिसे हम अपनी मातृभूमि कहते हैं। और चौथा और बहुत जरूरी, साझा राजनीतिक आदर्श, यानी देश के भविष्य को लेकर एक जैसी सोच और सपने। और साझा इतिहास कितना जरूरी है, इस बात को जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या खूब लिखा है। उन्होंने कहा कि भारत में इतनी सारी विभिन्नताओं के बाद भी अंदर से एक जबरदस्त एकता का एहसास था, जो हमारे साझे इतिहास और सभ्यता से पैदा हुआ था। यही एकता भारत की आत्मा है। जब लोगों का कोई समूह खुद को एक राष्ट्र के रूप में देखने लगता है, तो अक्सर वो एक बहुत ही शक्तिशाली राजनीतिक मांग उठाता है। एक ऐसी मांग जिसने दुनिया का नक्शा तक बदल दिया है। वो मांग है आत्मनिर्णय के अधिकार की। इसका सीधा सा मतलब है कि वो राष्ट्र अपना शासन खुद करना चाहता है, अपने भविष्य के फैसले खुद लेना चाहता है। और अक्सर इसका नतीजा एक अलग आज़ाद देश बनाने की मांग के रूप में सामने आता है। और ये सिर्फ बीते जमाने की बात नहीं है। आज भी दुनिया भर में कई समूह आत्मनिर्णय की मांग कर रहे हैं, जैसे स्पेन में बास्क लोग, कनाडा में क्यूबिकोइस या फिर तुर्की और इराक में बसे कुर्द लोग। ये सारे आंदोलन एक अलग राष्ट्रीय पहचान पर ही तो आधारित हैं। इससे पता चलता है कि राष्ट्रवाद आज भी कितनी शक्तिशाली ताकत है। और ये सब हमें आज के एक आधुनिक लोकतांत्रिक समाज के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है कि एक राष्ट्र को खुद को किस आधार पर परिभाषित करना चाहिए। यहाँ मोटे तौर पर 2 मॉडल सामने आते हैं। एक है सांस्कृतिक राष्ट्र, जो एक जैसी भाषा,
धर्म या नस्ल पर जोर देता है, और दूसरा है राजनीतिक राष्ट्र, जो एक साझे संविधान और लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों पर आधारित होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है। भारत जैसे विविधता से भरे देश के लिए किसी एक संस्कृति को सब पर थोपना काफी खतरनाक हो सकता है। इससे यकीनन कुछ समूह खुद को अलग-थलग महसूस करेंगे, और ये हमारे लोकतंत्र के बराबरी और आज़ादी के आदर्शों को भी कमज़ोर करेगा। इसलिए ऐसा माना जाता है कि साझे राजनीतिक मूल्यों पर आधारित राष्ट्र बनाना एक ज्यादा समावेशी, एक ज्यादा बेहतर रास्ता है। तो अंत में ये सवाल हमारे सोचने के लिए है, इस इतनी विविधता से भरी दुनिया में वो कौन सी चीज़ है जो एक राष्ट्र को सच में एक साथ बांध कर रखती है? क्या वो एक साझा संस्कृति है, या फिर वो साझे मूल्य और भविष्य के सपने हैं जो हम सबको एक धागे में पिरोते हैं? इस सवाल का जवाब ही हमारे आने वाले कल की तस्वीर तय करेगा।